हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं सैलरी क्वेश्चन आंसर क्लास नंबर 8। आज की क्लास में हम करेंगे कार फैसिलिटी। लास्ट क्लास में हमने RFA किया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन। आज हम करेंगे कार फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी। कार और सर्वेंट कवर करेंगे। कार बड़ा मेजर पोर्शन होता है, तो अच्छे से कवर कीजिएगा। आप रिवाइज करना चाहो तो एक बार आप कार फैसिलिटी अपने तरीके से रिवाइज कर लो। और हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कार फैसिलिटी पे। क्वेश्चन से पहले एक बार रिवीजन भी करवा दूं। अच्छा, कार के साथ यहाँ पर सर्वेंट फैसिलिटी का भी एक क्वेश्चन है पहले, तो मैं एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। देखो, सर्वेंट फैसिलिटी में क्या है। सर्वेंट फैसिलिटी में अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को भी डिस्कस करेंगे आज। यहां आते हैं सर्वेंट फैसिलिटी में, जो वैल्यूएशन लेनी है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये भी आज एक क्वेश्चन में आएगा। इसमें जो वैल्यूएशन लेनी है वो वैल्यूएशन है कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयर को जो अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा इस फैसिलिटी पर, वो आपकी वैल्यूएशन होगी। कार, सर्वेंट, गैस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सारी फैसिलिटी दो तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। पहला तरीका होता है डायरेक्ट फैसिलिटी, जो एम्प्लॉयर अरेंज करता है। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट रीइंबर्समेंट, जहां पर एम्प्लॉय फैसिलिटी अरेंज करता है, एम्प्लॉय खर्चे भी करता है और उस खर्चे को एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करा लेता है। सभी फैसिलिटी में ये पॉसिबल है, चाहे हम रेंट फ्री अकोमोडेशन बोलें या दूसरे नीचे और भी फैसिलिटीज़ हैं उनमें बात करें। दो तरीके से हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक में एम्प्लॉयर अरेंजमेंट करता है डायरेक्ट, और दूसरे में एम्प्लॉय अपनी फैसिलिटी को खुद अरेंज कर लेता है, रिम्बर्स एम्प्लॉयर से करवा लेता है। जैसे हम बात करें सर्वेंट फैसिलिटी, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक, एम्प्लॉयर ने सर्वेंट अरेंज किया और प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के घर में नौकर काम कर रहा है, लेकिन उस नौकर को जो अपॉइंट किया है वो एम्प्लॉयर ने किया है। इसका मतलब हुआ कि नौकर को जो सैलरी पे करनी होगी, चाहे वो कुक ले लें या वॉचमैन ले लें, स्वीपर ले लें, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, जो पेमेंट करना होगा, सैलरी देनी होगी, वो एम्प्लॉयर देगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने अरेंज किया। इसे कहते हैं डायरेक्ट फैसिलिटी। दूसरा तरीका हो सकता है कि सर्वेंट एम्प्लॉय खुद इंगेज कर ले, खुद अपॉइंट कर ले, खुद अरेंज कर ले, पेमेंट भी करे, एम्प्लॉय ही पेमेंट करे सैलरी की उस सर्वेंट को, और उसके पैसे एम्प्लॉयर से रिम्बर्स करा ले। ये दो अलग अलग मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, इस पर हम आते हैं। जो यहां मैं परक्विजिट्स में तीसरे नंबर के परक्विजिट्स बता रहा हूं, आपने जैसे भी पढ़ा होगा, उसमें कार, सर्वेंट, गैस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप एक और तरीके से शॉर्टकट बोल सकते हैं, CST जेम, ये याद रख सकते हैं आप शॉर्टकट, जिसमें आएगा कार, सर्वेंट, ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन एंड मेडिकल। ये फैसिलिटी अगर डायरेक्ट दिया गया है, मतलब एम्प्लॉयर ने ही अरेंज किया है सब कुछ, ऐसे केस में सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड है तो उसके लिए ये फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होगा। ये 6 फैसिलिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ये 6 फैसिलिटी इनडायरेक्ट तरीके से लिया जाए, मतलब एम्प्लॉय खुद ही अरेंज करे इस फैसिलिटी का और खर्चे खुद ही करे और एम्प्लॉयर से खर्चे रिम्बर्स करा ले, ऐसे में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का कंसेप्ट खत्म हो जाता है और सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाता है। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि ये अगर ये डायरेक्ट फैसिलिटी के रूप में मिल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, डायरेक्ट फैसिलिटी का मतलब हुआ एम्प्लॉयर सारे पैसे, सारे अरेंजमेंट कर रहा है, सब कुछ अरेंज कर रहा है। जैसे गैस का कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम है, वाटर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम है, सर्वेंट एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है, एजुकेशन में एम्प्लॉयर ही डायरेक्ट अरेंज कर रहा है। अगर ये डायरेक्ट फैसिलिटी के रूप में मिल रहा है तो ये टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल
फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। कौन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इस पर हम आएंगे। और अगर ये रीइंबर्समेंट है, मान लें ये फैसिलिटी रीइंबर्समेंट किया गया है, इसका मतलब एम्प्लॉय खुद अरेंज कर रहा है और पैसे एम्प्लॉयर से ले रहा है, ऐसी दशा में ये टैक्सेबल है फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय, चाहे वो स्पेसिफाइड हो नॉन स्पेसिफाइड हो, सबके लिए। ये आपके पास अगर नोटिंग है तो ठीक है, नहीं है तो ये नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं तो उस समय ये काम आएगा, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की परिभाषा है, 3 प्रकार के एम्प्लॉय को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलते हैं, 3 प्रकार के एम्प्लॉय को। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूं, अपकमिंग वीडियो में हम 2020 के बजट, जो दिसंबर में आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट माना जाएगा, 2020 का बजट, उसमें जो अमेंड हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में उसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे आने वाली क्लास में। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की। अगर एम्प्लॉय कंपनी का डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड माना जाएगा, अगर एम्प्लॉय कंपनी का डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड माना जाएगा, ठीक। अगर एम्प्लॉय, ये पहला मैंने करा दिया, अगर एम्प्लॉय की नेट मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी, क्या बोला मैंने, नेट मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी, जिसमें बेसिक सैलरी, डीए, टैक्सेबल पार्ट ऑफ परक्विजिट्स, सॉरी टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस, परक्विजिट्स नहीं, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, उसमें सेक्शन 16 का डिडक्शन लेस करने के बाद, यानी बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन और अलाउंसेस का टैक्सेबल पार्ट माइनस सेक्शन 16 का डिडक्शन, इतना करने के बाद अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पूरे साल में 50,000 से ज्यादा है, 50,000 नहीं 50,000 से ज्यादा है, तो इसे हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। तीसरे नंबर की जो परिभाषा है, इस वजह से आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे 99% क्वेश्चन में एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो जाता है। अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो जाएगा तो फिर आपने जो ये चार्ट बनाया है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। चाहे आप डायरेक्ट फैसिलिटी दें तो भी टैक्सेबल है, इनडायरेक्ट दें, रिम्बर्समेंट दें तो भी टैक्सेबल है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का हो गया। पॉइंट नंबर 3 के वजह से आपने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं या जो आगे करेंगे उसमें 99% क्वेश्चन में एम्प्लॉय स्पेसिफाइड बन ही जाता है। 50,000 की सैलरी सालाना बढ़ना कौन सी बड़ी बात है, तो उसमें ऐसे केस में ये जो चार्ट मैंने बनाया है वो यूजलेस है। चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट सबके लिए टैक्सेबल है, तो आप इसे ना भी ध्यान रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1% ऐसा क्वेश्चन जहां पर एम्प्लॉय जानबूझकर नॉन स्पेसिफाइड दे दिया क्वेश्चन ने, या क्वेश्चन में लिख दिया कि ये नॉन स्पेसिफाइड है, अब आप क्वेश्चन कीजिए, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 6 फैसिलिटी डायरेक्ट अगर दिया जाए तो सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए ये परक्विजिट्स टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि रिम्बर्स अगर हुआ ये 6 फैसिलिटी तो फिर स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड दोनों के लिए टैक्सेबल है। अब जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आपको यहां पर अगर आपका कमांड है तो ठीक है, अगर कमांड नहीं है तो आपको अभी तक के जो मैंने बात बोली है उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, ठीक है। मैं मानकर चलूंगा आपने रिवाइज कर लिया, लर्न कर लिया, याद कर लिया, और तब आप ये क्वेश्चन करने जा रहे हो। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों काम कर रहे हैं गामा लिमिटेड, ठीक है। नीचे उनको परक्विजिट्स ऑफर किया जा रहा है, पहला और दूसरा। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई हु आर नॉट स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड नहीं है। अब हमें देखना है कि ये जो 6 मैंने फैसिलिटी बोला, कार, सर्वेंट, ट्रांसपोर्ट, CST, GEM जेम यानी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन और मेडिकल, क्या इनमें से एक है? जी हाँ, पहला है सर्वेंट फैसिलिटी और दूसरा भी सर्वेंट ही है, तो ये सर्वेंट फैसिलिटी है। पहले में लिखा है मिस्टर एक्स ने ही सर्वेंट इंगेज किया है, इसका मतलब क्या ये रिम्बर्समेंट है? जी हाँ, ये रिम्बर्समेंट है। तो क्या ये टैक्सेबल होगा? ये नॉन स्पेसिफाइड है तो भी टैक्सेबल होगा, यस, इसके बाद भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरे में मिस्टर वाई को प्रोवाइड किया गया है डोमेस्टिक सर्वेंट, मिस्टर वाई ने अपने तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, वॉज प्रोवाइडेड यानी उसे प्रोवाइड किया गया है। ऐसे में ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है,
और मिस्टर वाई चूंकि स्पेसिफाइड नहीं है तो ये आंसर होगा नॉट टैक्सेबल। काइंडली इसे नोट कर लीजिए, आंसर आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं, 55। अब आ गए हम कार में, तो कार के लिए आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। कार के आज सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम करेंगे कार जब एम्प्लॉय का है तो क्या होता है, थोड़ा मुश्किल रहता है वो आपके लिए। उसके बाद हम करेंगे अगर कार एक से ज्यादा मिले तो क्या होता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। कार सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास ये जो केस है, आप ये चार्ट आपके पास होगा भी, ने अपने तरीके से पढ़ा होगा, वो भी ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा सही लग रहा है तो आप ये नोट भी कर सकते हो। कार अगर एम्प्लॉयर का है, हम सबसे पहले ये मानकर चल रहे हैं कि कार एम्प्लॉयर का है, और अगर कार एम्प्लॉय का है तो फिर वो बी पार्ट में आ जाएगा। अभी हम ले रहे हैं कार एम्प्लॉयर का है, कार एम्प्लॉयर का है और ऑफिस यूज है, परक्विजिट्स की वैल्यू 0 होगी, आप जानते हैं। कार एम्प्लॉयर का है, प्राइवेट यूज के लिए है सिर्फ कार, तो कार के कॉस्ट का 10% पर एनम, याद रखिएगा कार के कॉस्ट का, और रनिंग और ड्राइवर के खर्चे जो एक्चुअल एम्प्लॉयर करेगा वो परक्विजिट्स की वैल्यू बन जाएगी। ओके, अगर कार पीओपीपी यूज है, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, अगर कार पीओपीपी यूज है, कार पीओपीपी यूज है तो हम स्मॉल कार के लिए अलग, जिसको हम स्मॉल कहते हैं और बिग कहते हैं। स्मॉल कार का मतलब है जिसकी कैपेसिटी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी तक हो, 1600 सीसी एग्जैक्ट अगर होगा तो वो भी स्मॉल माना जाएगा। 1600 सीसी को 1.6 लीटर भी कहते हैं, 1600 सीसी को 1.6 लीटर भी कहा जाता है। मोर देन 1.6 लीटर है तो बिग, और 1.6 लीटर या उससे कम है तो स्मॉल। स्मॉल कार है तो मैंने ये बच्चों को याद करवाया था 6, 12, 9, और बिग कार है तो मैंने याद करवाया 9, 15, 9। हो सकता है आपने अपने तरीके से पढ़ा हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तब तो यही पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ाई की है मुझसे तो आपने इसको दूसरे ढंग से पढ़ा होगा। मैं बता देता हूं कौन सा ढंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1800, ये जो 600 और 1200 है ना, उसे मिलाकर आपने इसे कंबाइंड पढ़ा होगा 1800, और ड्राइवर के लिए 900 अलग। उसी तरह बिग कार के लिए आपने पढ़ा होगा 2400 और 900 ड्राइवर के लिए अलग। तरीका तो ये भी ठीक है, बस हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि मैंने कार, रनिंग, ड्राइवर तीनों अलग कर दिए हैं। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर रनिंग का खर्चा एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है तो हमें उसे सेग्रीगेट करने में सुविधा होती है। सिर्फ हम कार लेंगे 600, या बड़ी कार है तो 900। अगर कार में रनिंग भी शामिल है तो फिर 6 और 12 दोनों ले लेंगे, आप 18 ले लोगे, मैं 6 और 12 अलग अलग ले लूंगा। बात एक ही है। अलग अलग करने से फायदा यह है कि आप अपने हिसाब से इसे अरेंज कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर कार मिला है, क्वेश्चन सिर्फ कहता है कि कार दिया है, तो हम रनिंग को अपने आप अज्यूम करके चलते हैं, यानी कार में रनिंग के खर्चे हमेशा जुड़े रहेंगे। हम मानकर चलेंगे कि कार दिया तो पेट्रोल भी होगा। पेट्रोल, मेरे कहने का मतलब है पेट्रोल भी आ गया उसमें। रनिंग खर्चे में क्या क्या आता है, पेट्रोल आ सकता है, इंश्योरेंस आ सकता है, मेंटेनेंस आ सकता है, सर्विसिंग आ सकती है, ये सब आ जाएगा। पेट्रोल मतलब पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, जो भी है। तो कार जब दिया जाता है तो रनिंग खर्चे मानकर चलना पड़ता है कि रनिंग भी है, कार के साथ पेट्रोल भी मिला ही होगा। जब तक क्वेश्चन इसके एडवर्स कुछ ना बोले कि रनिंग के खर्चे एम्प्लॉय खुद कर रहा है, तब तो नहीं मानना है। लेकिन जब तक कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, तो हम 600 के जगह 6 और 12 1800 ही लेके चलेंगे कार में। ठीक है, पीओपीपी में 6, 12, 9, 9, 15, 9। मैं कैसे बोलता हूँ 6, 12, 9, 6, 12, 9, 9, 15, 9, 6, 12, 9 छोटी कार, 9, 15, 9 बड़ी कार। ऐसे आप रिवाइज कर सकते हो। ये बात मैंने आपको लास्ट परक्विजिट्स में बता दिया था, ये मैं दोबारा से बता रहा हूं। ये मैंने आपको लास्ट परक्विजिट्स में बता दिया था, अब मैं इसे दोबारा से बता रहा हूं कि अगर परक्विजिट्स देने में एम्प्लॉयर कुछ एम्प्लॉय से पैसे चार्ज करता है तो परक्विजिट्स की वैल्यू में से उसे लेस करना होता है। लेकिन कार पीओपीपी के केस में, कार प्राइवेट नहीं, पीओपीपी के केस में आपको जो 6, 12, 9, 9, 15, 9 का अजम्पशन सिखाया गया है, 6, 12, 9, 9, 15, 9, वो आपको फिक्स लेकर चल रहा है, उसमें कुछ भी चीजें एडजस्ट नहीं होंगी। यानी कि अगर मैंने कार एम्प्लॉय को दिया पीओपीपी के लिए तो आपको ये वैल्यू लेना है। फिर मैं एम्प्लॉय से अगर 200 रुपए पर मंथ चार्ज भी कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीजें यूज नहीं करनी। ठीक है, लास्ट थिंग, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो 6, 12, 9, 9, 15, 9 है, ये पर मंथ की वैल्यू है।
अगर कार मान लीजिए कि 8 महीने के लिए दिया, 6 महीने के लिए दिया, 7 महीने, 3 महीने दिया, तो मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली कीजिएगा। और अगर कार फ्रैक्शन में दिया है मंथ में, यहां दिक्कत आती है बच्चों को, शायद आपने ना ध्यान दिया हो। 8 महीने 15 दिन, 8 महीने 27 दिन फ्रैक्शन में, ऐसे में हमें वैल्यूएशन में जो कंप्लीटेड मंथ है, जो कार फैसिलिटी में कंप्लीटेड मंथ है, सिर्फ वो लेना है। तो जो इनकम्प्लीट है उसको नहीं लेना। 8 महीने 17 दिन, तो सिर्फ 8 महीने की वैल्यूएशन करनी है। ओके, चलिए तो फिर जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, सोनम, इनको मिला है कार, बड़ी कार है, एम्प्लॉयर ने दिया है कॉस्ट 3.5 लाख, मेंटेनेंस 30,000 पर एनम, शेफर्ड यानी कि ड्राइवर शेफर सैलरी है 3,000 पर मंथ, और आपको सैलरी निकालनी है अगर फुल्ली ऑफिस यूज है। तो दोस्त फुल्ली ऑफिस यूज की वैल्यू 0, फुल्ली प्राइवेट यूज में कार का 10% ले लीजिए 35,000, रनिंग के खर्चे पूरा उठा लीजिए, और ड्राइवर के खर्चे 3,000 पर मंथ है, पूरा उठा लीजिए। ये आंसर में होगा ही। चलिए मैं कर देता हूं, 35,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000, 1,01,000। ठीक है, और लिखा हुआ है कि इन ए, बी और सी, इन दोनों केस में एम्प्लॉय से 15,000 रुपये सालाना चार्ज किया जा रहा है। तो आपको क्या ये हटाना पड़ेगा? यस सर, आपने तो अभी कहा कि इसको नहीं यूज करना है। मैंने पीओपीपी में कहा था, ये पीओपीपी नहीं है, ये तो प्राइवेट यूज है। अब अगर हम पीओपीपी वाला क्वेश्चन करें, यानी ये सी, तो बस अब हमें ये देखना है कि कार बड़ी है या छोटी। बड़ी है, फिर ये देखना है कि कार के साथ रनिंग ड्राइवर तीनों मिला है, तीनों मिला है। तो 6, 12, 9, 15, 9, 9, 15, 9 कितना हो गया? 3,300। मतलब ये मैंने डिजिट लिखा है 900, 1500, 900। 3,300 गुने में 12, क्योंकि पूरे साल दिया है, तो 3,300 मल्टीप्लाई 12, 39,600। और यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि 15,000 जो चार्ज किया जा रहा है वो लेस नहीं होगा, यही समझा रहा था। ठीक है, समझ लिया? कहीं भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम लगे तो आप रुक जाए, पॉज कर ले, पहले उसे अच्छे से समझ ले क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़े, तभी फायदा है ना वीडियो का। क्योंकि ये एंटरटेनमेंट पर्पस से तो वीडियो है नहीं, ये तो एकेडमिक वीडियो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, मिस्टर पीयूष, इनको कार मिला है। देखिए, अब कार मिला है, डेट चेक कर लीजिएगा, 15/7, तो 7वां महीना छोड़ दीजिए, कंप्लीटेड मंथ लेना है। तो 8वां महीने की परक्विजिट लीजिएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 महीने फैसिलिटी काउंट की जाएगी। कार की कॉस्ट है 6 लाख, मेंटेनेंस है 20,000, और ड्राइवर है 4,000 पर मंथ जो एम्प्लॉयर दे रहा है। कार 40% ऑफिस यूज है, 60% पर्सनल यूज है, और चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय 5,000 पर एनम उसका चार्ज भी दे रहा है। ये बेकार है हमारे लिए, क्योंकि मामला पीओपीपी का है, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट। यहां पर सर हमें पता जब चल रहा है कि 40% और 60% है, तो क्या हम इसमें कुछ बाइफर्केशन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बाइफर्केशन एम्प्लॉय की जब कार होगी तब में करना है, और हम तब आएंगे, उसको एक बार पहले आपको रिवाइज कराऊंगा और तब क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी तो सिर्फ वो जो रेट है ना, 6, 12, 9, 9, 15, 9, वही लेना है। कार कौन सी है? छोटी कार है, तो 6, 12, 9 लेंगे। 6, 12, 9 का मतलब कितना हो गया जी? 24, 27, 2700 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, विक्रम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। देखिए, कार में गवर्नमेंट होगी प्राइवेट कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी सेम वैल्यूएशन होनी है। ठीक है, विक्रम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसी के पास कार है। लीजिए, आ गया क्वेश्चन, कार ओन्ड बाई एम्प्लॉय। इसमें मैंने देखा है बच्चों को अक्सर कंफ्यूज होते हुए। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक समझाता हूं। देखो, अगर कार ओन्ड है
एम्प्लॉय द्वारा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये स्टेप याद कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहला काम क्या करना है, टोटल खर्चा इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, टोटल खर्चा इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, पहले ये ढूंढ लीजिए क्वेश्चन में और वो लिख दीजिए। चाहे कोई भी केस हो, आपको ये काम तो करना ही है, ये काम तो करना ही है। इसके बाद दो हिस्से बन सकते हैं। क्या लॉगबुक मेंटेन है, लॉगबुक जिसमें पता चलता है कि पर्सनल यूज कितना, ऑफिस यूज कितना। मान लीजिए मैं यहां पर अज्यूम करके चलता हूं, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं। इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय की खुद की कार है और 40,000 रुपये उसने मेंटेनेंस पर खर्च किया है और 20,000 रुपये सैलरी पर खर्च किया, यानी 60,000 रुपये खर्च किया। सर ये खर्च भी तो एम्प्लॉय खुद कर रहा है, लेकिन एंटायर कॉस्ट एम्प्लॉयर दे रहा है रिम्बर्स करके। तो एम्प्लॉयर का खर्चा कितना हो गया साहब, 60,000 रुपये, वो लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। अब ये देखिए कि अगर लॉगबुक मेंटेन है और एम्प्लॉयर हमें सर्टिफिकेट देने को तैयार है कि जी 70% बिजनेस यूज है, तो आप इसमें से सिर्फ 70% जो बिजनेस यूज है वो लेस कर दें। 60,000 के खर्चे में से जो बिजनेस यूज है उसे लेस कर दें और जो बच गया वो वैल्यू है। अब मान लीजिए लॉगबुक नहीं है, पता नहीं कितना यूज बिजनेस है कितना ऑफिस है। ऐसे में जब कार एम्प्लॉयर का था, अब ये मैं एक बार बोल रहा हूं, आप बार बार इसे बैक करके रिवाइज कर लीजिए। जब कार एम्प्लॉयर का था तब जब हमने पीओपीपी के लिए प्रेजम्पशन लिया था 6/12/9 9/15/9 का, वो सेम प्रेजम्पशन हम ये मानेंगे कि अब कार एम्प्लॉय का है तो बिजनेस भी उसी तरीके से यूज करता होगा 6/12/9 9/15/9। वो बिजनेस यूज हम लेस कर देंगे। याद रखिएगा यहां जो लेस किया जा रहा है वो ऑफिस यूज है। ऑफिस में कितना यूज हुआ भाई, सीधी बात है, एम्प्लॉयर ने 60,000 खर्च किए हैं मेरे ऊपर, मैं एम्प्लॉय हूं, और कार का 70% ऑफिस यूज है, तो मुझे 30% फायदा मिला, तो मैं 70 लेस करूंगा 60,000 में से। एम्प्लॉयर ने 60,000 खर्च किए हैं, लॉग बुक है नहीं मेंटेन। अब हमें कैसे पता चले कि कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने कितना खर्च किया, कितना उपयोग किया, कितना फायदा उठाया? तो हम वही केस याद करेंगे कि जब कार एम्प्लॉयर का था तो मैं क्या यूज करता था पीओपीपी में, 6/12/9 9/15/9, वो सेम एम्प्लॉयर भी यूज करेगा। ड्राइवर अगर है तो 6/12/9 ले लेंगे, 9/15/9 ले लेंगे, और ड्राइवर नहीं है तो सिर्फ 6/12 लेंगे और 9/15 लेंगे। यहां एक मन में आपके सवाल हमेशा मैंने देखा है कि सर कार क्यों माइनस कर रहे हैं, कार तो एम्प्लॉय का खुद का है, तो कार के लिए जो 600 वो क्यों माइनस कर रहे हैं? मेरे भाई हम यहां माइनस क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का यूज या एम्प्लॉयर का यूज? एम्प्लॉयर का यूज। तो एम्प्लॉयर ने तो मेरी कार यूज की ना, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन में आ जाएं। टोटल खर्चा 60,000 मैंने यहां लिख दिया, और लॉग बुक के बारे में कोई डिटेल नहीं है, बड़ी कार है और ड्राइवर भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9/15/9 यानी 3300 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 39,600, 20,400, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। वसीम के पास कार है, छोटी कार है, वसीम के पास, एम्प्लॉय है, पीओपीपी यूज है। क्या कहा था मैंने, सबसे पहले ये पता लगाइए एम्प्लॉयर का खर्चा कितना हुआ, वो देख लीजिए। तो एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपये खर्च किए मेंटेनेंस पर, और ड्राइवर का कुछ लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ये 50,000 लिखना पड़ेगा। अब यहां कहते हैं पहला केस लॉगबुक मेंटेन है, तो जब लॉगबुक मेंटेन है तो पता लगाइए कि एम्प्लॉयर कितना खर्च कर रहा है। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कार इज 80% यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस बीइंग सर्टिफाइड, वो सर्टिफाइड भी हो जाएगा, तो मुझे यहां 80% माइनस करना पड़ेगा 50,000 में से, तो कितना बचेगा, 10,000 रुपये। और अगर लॉगबुक नहीं है तब मैं अज्यूम कर लूंगा कि कार छोटी है
तो 6 12 9, लेकिन 9 नहीं लेंगे क्योंकि ड्राइवर नहीं है, तो 6 12 यानी 1800 रुपये लेंगे। 1800 ये यूज कर रहा होगा एम्प्लॉयर मेरी कार का, जिसमें कार भी है और रनिंग भी है। माइनस कर दीजिए 50,000 में से 28,400, ये वैल्यू परक्विजिट्स की आ गई। ठीक है सर, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन। अमित इज प्रोवाइडेड 2 कार। जब 2 कार प्रोवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन को 2 प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक, 2 कार में 2 कार क्या, मैं एक से ज्यादा कार बोलो, 3 कार भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा कार एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाए, यहां पर देखिए मैंने ये नोट्स में भी आपको दे रखा है, यहां देखिए नीचे, जब एक से ज्यादा कार प्रोवाइड किया जाए पीओपीपी, तो हमेशा हमें एक ही पीओपीपी लेना है और बाकी जितनी भी कार प्रोवाइड की गई हैं उसे फुल्ली प्राइवेट यूज मानना पड़ेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस 2 प्रकार से हैंडल होते हैं। या तो क्वेश्चन ने खुद हमें बता दिया हो कि कौन सा कार पीओपीपी है, बाकी सारा प्राइवेट होगा, और अगर क्वेश्चन ना बताए, क्वेश्चन कहे सारा कार पीओपीपी है, तो आप मत मानिएगा, सिर्फ एक को पीओपीपी लेना है, बाकी सब प्राइवेट लेना है। और इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, इस क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन हमने आगे और रखा है, वहां कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल यहां पर 2 कार है और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कार 1 को आप मानिए कि प्राइवेट यूज है और कार 2 पीओपीपी। तो दोस्त ये तो बहुत इजी हो गया ना। प्राइवेट वाले का कैसे निकालते हो, कार का 10% और ये पूरा एज इट इज, तो 1,24,800, 1,24,800। और पीओपीपी कैसे करते हो, पता लगाओ कार बड़ी है कि छोटी, कुछ नहीं दिया हुआ है सर, तो ऑलवेज अज्यूम्ड स्मॉल। अगर ना दिया हो तो हमेशा क्या अज्यूम करना है, स्मॉल। क्यों सर, स्मॉल अज्यूम करने से परक्विजिट्स कम आएगी, टैक्स बचेगा। तो जब कुछ भी ना हो तो बेनिफिट दिया जाए किसको, एसएससी को। तो स्मॉल कार है और यहाँ ड्राइवर भी आपको दिख रहा है, तो 6 12 9 लीजिए, यानी कि 2700 रुपये ले लीजिए 12 महीने के लिए। 2700 रुपये 12 महीने के लिए 32,400, ये आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डन। 60वां क्वेश्चन में 3 कार दिया गया है और तीनों एम्प्लॉयर का है, और आपको ये फुल्ली ऑफिस यूज मानना है, ये फुल्ली पर्सनल, और ये फुल्ली नहीं, ऑफिस एज वेल एज पर्सनल, और ये पर्सनल मानना है, ऑफिस एज वेल एज पर्सनल। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप कार ए और कार बी को ऑफिस एज वेल एज पर्सनल मानो और कार सी को फुल्ली पर्सनल मानो। इस क्वेश्चन में एक और बात दी गई है, उसके लिए मुझे, जो मैंने आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय समझाया था उसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, अब उसकी जरूरत पड़ेगी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहते हैं, अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है तो स्पेसिफाइड है, अगर उसकी नेट मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड है। नेट मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी का मतलब है बेसिक डीए, सारा डीए, फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग दोनों, कमीशन, बोनस, फी और अलावेंसेस के टैक्सेबल पार्ट माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 50,000 से अगर ज्यादा है तो लगभग ज्यादा ही होता है सब में। मान लीजिए ये सब डिटेल नहीं दी गई है, तो दूसरे नंबर पे ऐसा एम्प्लॉय जिसका कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ऐसा एम्प्लॉय जिसका कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो स्पेसिफाइड माना जाएगा। यहां पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने अपने बुक में निकालना है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा, बेसिक में मैंने दे रखा है, अपने पहले चैप्टर में दे रखा है डेफिनेशंस,
वहां पर सेक्शन 232 में मिल जाएगा आपको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। वहां पर है 20% और मोर इक्विटी, ओनरशिप, प्रेफरेंस शेयर नहीं, इक्विटी। और यहां पर ये जो है 20% और मोर, ये ओन्ड बाई एसएसई है। सैलरी में यहां आकर अगर आप जानना चाहते हैं कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसे कहेंगे, तो वहां पर सेक्शन 232 यूज करना पड़ेगा, जिसमें लिखा है 20% और मोर वोटिंग पावर ओन्ड बाई एम्प्लॉई, मतलब एसएसई। लेकिन एक एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है। एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा क्लबिंग में भी है, क्लबिंग चैप्टर में, जहां पर दो पति पत्नी दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो और दोनों को सैलरी मिल रही हो, तो सैलरी को जोड़कर जिसकी हायर इनकम है उसमें ऐड कर देते हैं, आपको ध्यान आ गया होगा। वहां भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा है, लेकिन वहां की परिभाषा अलग है। वहां की परिभाषा वहीं दी गई है जहां लिखा गया है 20% और मोर ओनरशिप, यानी इक्विटी है या कैपिटल है, ओनरशिप बाई एसएसई अलोंग विद रिलेटिव। अब ये ध्यान से समझिए, क्लबिंग चैप्टर में जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा है, वहां पर अगर मैं अपने रिश्तेदार के साथ, रिश्तेदार की परिभाषा सेक्शन 2 वाली लेनी है ना, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर और असेंडेंट डिसेंडेंट, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, वहां पर अगर मैं अलोंग विद रिलेटिव 20% और मोर ओनरशिप रखता हूं तो मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। तो जब आप क्लबिंग पढ़ते हैं तो वहां पर यह परिभाषा है, लेकिन सैलरी में या दूसरे जगह जो इनकम टैक्स में कहीं भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का जिक्र है, वहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा सेक्शन 232 से लिया जाएगा, जहां पर रिलेटिव नहीं है, यहां पर रिलेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहां लिखा हुआ है पहला केस, मिस्टर विजय को का 17% इक्विटी है, 30% प्रेफरेंस है और उनकी वाइफ का 13% इक्विटी है। वाइफ की तो लेना नहीं है होल्डिंग, तो यानी विजय का सिर्फ 17% रह गया इक्विटी, प्रेफरेंस नहीं लेना, तो नो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी सैलरी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो मानकर चलना पड़ेगा कि केस ए वो हमें दर्शाना चाहते हैं नॉन स्पेसिफाइड। और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए अगर कार प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉयर द्वारा तो परक्विजिट्स नहीं लिया जाता, नॉट टैक्सेबल। बी पार्ट में लिखा हुआ है कि विजय का ही 25% इक्विटी है, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो ही गया। अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गए और यहां कार टैक्सेबल हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पहले पार्ट में तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरे में सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इस किस्से में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कार ए और कार बी दोनों पीओपीपी दिया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। एक से ज्यादा कार आप पीओपीपी नहीं रख सकते, ये कानून है, ये नियम है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक से ज्यादा पीओपीपी दिखे तो फिर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना आपको पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ऑप्शन लेना पड़ेगा। क्या ऑप्शन लेना पड़ेगा? कार ए कार बी में एक पीओपीपी लेना है और दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा? पर्सनल यूज। अब सर कौन सा पीओपीपी लेना है और कौन सा पर्सनल लेना है, मैं बता देता हूं। आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे हम कार ए ले लेते हैं पीओपीपी, और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अगर कार ए पीओपीपी लेते हैं तो यहां पर आपको ड्राइवर नहीं दिख रहा है और बड़ी कार है, ड्राइवर नहीं है, बड़ी कार है, मेंटेनेंस है, तो 9-15 इसका आंसर आ गया 28,800। इसका आंसर आ गया 28,800।
ठीक है, अब हम कार ए को ही प्राइवेट ले लेते हैं, तो ये 30,000 हो जाएगा कार की कॉस्ट का 10% और 50,000 ये, यानी 80,000 वैल्यू हो जाएगी। अब हम कार बी लेते हैं, पीओपीपी, जिसमें ड्राइवर नहीं है, तो पीओपीपी लेंगे। कार छोटी है तो 6 12 9 1800 गुने में 12, ड्राइवर तो लेना नहीं है, 21,600 21,600। और प्राइवेट अगर हम ले लेते हैं बी को, अगर बी को प्राइवेट ले लेते हैं तो 50,000 तो कार का हो गया और 60,000 ये 1,10,000 बस। और कार सी तो प्राइवेट ही है, इसलिए कार सी को तो सोचो ही मत, वो तो प्राइवेट है और उसमें सिर्फ कार मिला है। ध्यान से देख सकते हो आप, मेंटेनेंस एम्प्लॉय खुद कर रहा है तो सिर्फ कार मिला है, कार एम्प्लॉयर का है, सिर्फ प्राइवेट है, तो 20,000 वैल्यूएशन इसकी होगी। ये तो अलग लेकर चलिए। अब मान लो मैं केस 1 लेता हूं, ऑप्शन 1, जिसमें मैं ए को ले लेता हूं पीओपीपी। ए को पीओपीपी लूंगा तो बी मुझे प्राइवेट लेना पड़ेगा और सी तो प्राइवेट है ही। पीओपीपी 28,800 हो गया, बी का प्राइवेट हो गया 1,10 और सी तो प्राइवेट है ही। आंसर हो जाएगा 28,800 प्लस 1,10 प्लस 20, 158,800। अगर मैं दूसरा ऑप्शन में जाऊं, आप पॉज कर लिया करें कभी आपको लगे कि मैं स्पीड में हूं, तो दूसरा ऑप्शन लूं कि मैं कार ए को प्राइवेट लेना चाहता हूं, बी को पीओपीपी लेना चाहता हूं, ये दो ही ऑप्शन बनेंगे क्योंकि सी मुझे प्राइवेट ही लेना है, क्वेश्चन में भी बताया गया है। तो ऐसे में कार ए प्राइवेट अगर लिया जाए तो आंसर है 80,000। बी मुझे लेना पड़ेगा पीओपीपी, तो आंसर है 21,600 और सी तो मुझे प्राइवेट ही लेना है 20,000। तो आंसर में यही कम आ रहा है मुझे लगता है, 21,600। तो बेटर आंसर क्या है? जिसमें परक्विजिट्स की वैल्यू कम आए, ये बेटर आंसर है। यही आंसर मुझे फाइनल देना पड़ेगा। लिखने का तरीका आप यहां से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन पर, आज की आखिरी डिस्कशन। क्योंकि इसके बाद हम इसमें बाकी परक्विजिट्स भी आ जाएगा, तो वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां आइए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एम्प्लॉई का नाम है भगवान, मिस श्री भगवान। अच्छा, उनको बहुत सारे सर्वेंट्स मिले हैं, ठीक है। एक बार मानना है स्पेसिफाइड है, तो एक बार मानना है नॉन स्पेसिफाइड है। तो रिवाइज कर लीजिए। आपको पता है अगर एम्प्लॉयर सर्विस प्रोवाइड करे कौन कौन सी 6 प्रकार की, तो सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है। बताइए, वॉचमैन किसने प्रोवाइड किया? एम्प्लॉयर ने, तो ये टैक्सेबल है ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नहीं है। कुक एम्प्लॉय के पत्नी ने, यानी कि एम्प्लॉय ही माना जाएगा, तो ये सबके लिए टैक्सेबल है। उसके बाद मेड एम्प्लॉयर सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए, स्वीपर एम्प्लॉय सबके लिए, गार्डनर एम्प्लॉयर तो सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए। इतना करने के बाद आप बताइए, अगर पहला केस लेते हैं, अगर मैं स्पेसिफाइड हूं तो मेरे लिए तो सारे ही केस टैक्सेबल हो गया ना। तो 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7 और 1 7,500 रुपये पूरा इकट्ठा मैं कर ले रहा हूं एक बार में। आप अलग अलग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7,500 प्लस 12 से गुना कर दीजिए, 90,000 आंसर आ गया। नॉन स्पेसिफाइड है तो सिर्फ हमारे लिए ये वाला और ये वाला टैक्सेबल होगा। ये दोनों कितना होता है साहब? 3,500 मल्टीप्लाई 12, 42,000। ये रहा हमारा आंसर। रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, अपने सेहत का भी ध्यान रखें, थोड़ा एक्सरसाइज भी करें।
पढ़ाई पे ध्यान रखें, नींद पूरी करें, एग्जाम करीब है। गुड लक, पढ़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।